हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका सब्जेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कि आपका वीएसी यानी वैल्यू एडिड कोर्स का सब्जेक्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। उसके सारे यूनिट आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो आपकी यह रहने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और करते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट बिना किसी देरी का। सबसे पहले समझते हैं सेविंग। सेविंग का मतलब होता क्या है? सेविंग का मतलब होता है जब आप अपनी इनकम का कुछ पार्ट निकाल कर अलग से रख देते हो, आप उसको खर्च नहीं करते, तो यही चीज़ आपकी क्या कहलाई जाती है? सेविंग कहलाई जाती है। यानी कि वो पैसा जो कि आपने खर्च नहीं किया और अपने पास रख लिया ताकि आप फ्यूचर में जब भी उस पैसे की ज़रूरत पड़े उसका इस्तेमाल कर सको, वही चीज़ आपकी सेविंग कहलाई जाती है। सेविंग जो अक्सर की जाती है वो सेफ्टी के लिए की जाती है और इमरजेंसी में पैसा काम आ जाए इस वजह से की जाती है, या फिर कोई भी आपका फ्यूचर गोल हो जो कि आपको अचीव करना हो उस वजह से सेविंग की जाती है। अब सेविंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो ये है कि इमरजेंसी के टाइम पे यही सेविंग आपके इस्तेमाल आती है। आपको एकदम से कुछ मेडिकल की ज़रूरत पड़ गई, एक्सीडेंट हो गया या फिर जॉब चली गई, तो उस टाइम पर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पर यही सेविंग आपकी काम आती है फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए। यानी आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा, आप इस चीज़ से कॉन्फिडेंस रहोगे कि अगर फ्यूचर के अंदर कुछ भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास इतना पैसा तो सेव है कि मैं उस ज़रूरत को मतलब पूरा कर सकूं। तीसरा आता है अचीविंग फाइनल गोल। जो अचीविंग गोल्स यानी कि जो को आपको अपने फ्यूचर गोल्स अचीव करने हैं, जैसे आगे पढ़ाई करनी है, शादी करनी है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए भी आप क्या करते हो? सेविंग करते हो। चौथा आता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जो पैसा आपने सेव करा है, बचा कर रख रखा है, उसको आप कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि वो पैसा आपका टाइम टू टाइम ग्रो होता जाए और ज़्यादा पैसा बढ़ता जाए। और उसके बाद आता है अवॉइडिंग डेब्ट, यानी कि अगर आपके पास सेविंग होंगी, ठीक है, तो आपको किसी से पैसा उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कर्जा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अलग अलग टाइप के हमारे सेविंग ऑप्शन होते हैं। अब सबसे पहले आता है सेविंग अकाउंट, जो कि बैंक के अंदर खोले जाते हैं। ये जो होते हैं सबसे ज़्यादा सेफ़ होते हैं और इसके अंदर जो भी आप पैसा वहाँ पर डालते हो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, और यहाँ से जब भी आप चाहो बैंक से पैसा अपने निकाल सकते हो। दूसरा आता है एफडी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पर जो है आप एक फिक्स पीरियड के लिए अपना पैसा लॉक्ड रख सकते हो, ठीक है ना, और इसके अंदर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपके सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलता है। तीसरा आता है रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि जब आप एक फ़िक्स अमाउंट हर महीने एक फ़िक्स टाइम पर डिपॉजिट करते हो, उस टाइप के आपके अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये आपका लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट होता है जिसके अंदर आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं और साथ साथ एक अच्छा इंटरेस्ट भी आपको मिलता है पैसा इसके अंदर डालने पर। पोस्ट ऑफिस सेविंग होती है। ये जो स्मॉल और सेफ सेविंग जब आपको करनी हो तब उसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग रहती है। म्यूचुअल फंड और एसआईपीज़ भी होते हैं। इन्वेस्टमेंट लिंक सेविंग, यानी कि इसके अंदर आप पैसा डाल सकते हो, इसके अंदर आपको रिटर्न तो बहुत अच्छा मिलता है बट इसके अंदर रिस्क भी अच्छा खासा होता है। अब सिंपल टिप्स क्या क्या है कि किस तरीके से इफेक्टिवली सेव करो। एक तो ये है, आप रेगुलरली पैसा सेव करने इस्तेमाल कर दो, भले से कम अमाउंट करो बट सेव करो, और जो अननेसेसरी आइटम है, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें ना ही खरीदो। और अपने फाइनेंशियल गोल डिसाइड कर लो कि शॉर्ट टर्म गोल भी लॉन्ग टर्म गोल भी, यानी कि 1 साल के अंदर इतना पैसा जमा करना है, फिर 5 साल के अंदर इतना पैसा जमा करना है। और 50-30-20 रूल का इस्तेमाल करो, यानी कि जो आप पैसा कमा रहे हो उसका 50% तो अपनी ज़रूरतों पर खर्च करो, अपनी नीड्स के ऊपर खर्च करो, और 30% अपना वांट्स पर खर्च करो, और जो बाकी का 20% बच जाता है उस पैसे को सेव कर लो। अब वो पैसा सेव कर लो इससे पहले कि आपका वो पैसा खर्च हो जाए। तो यानी कि इसी को बोलते हैं पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि पैसा खर्च कर दो किसके ऊपर? अपने आप के ऊपर। अपने आप के ऊपर पैसा कैसे खर्च करता है इंसान? सेव करके, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या आता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये होता है कि जो पैसे की वैल्यू आज है वो पैसे की वैल्यू कल नहीं थी, ठीक है ना। यानी कि हमेशा जो है पैसे की वैल्यू इन फ्यूचर बढ़ती जाती है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वो कल को जाकर आपका ज़्यादा पैसा हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ पहले आप 10 साल पहले जो चीज़ आज 50 रुपये की मिलती थी वही चीज़ आज 100 रुपये की मिलती है, तो है तो वो सेम ही चीज़ बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज़ हो गई है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1000 रुपये हैं और आपने इन्वेस्ट कर दिए 10% के इंटरेस्ट के साथ, तो 1 साल बाद वही आपके पैसे रखे रखे कितने हो जाएंगे? 1100 रुपये हो जाएंगे। तो जो आपके 1000 रुपये आज हैं वो 1000 रुपये 1 साल बाद से ज़्यादा बेहतर हैं। यानी अगर आप 1000 रुपये ऐसे ही कहीं रख दें और एक ही उल्टा आपको दूसरा कहीं इन्वेस्ट कर दें, तो इन्वेस्ट करने से आपको प्रॉफिट मिलेगा।
तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि हम अपनी लाइफ के अंदर अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएँ, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। ये हमें ये चीज़ शो करती है कि सेविंग करना और पैसे को इन्वेस्ट करना जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। और जब भी आपको प्रेजेंट या फिर फ्यूचर कैश फ्लो को कंपेयर करना हो, उसके लिए भी आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर की कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो होता है फ्यूचर वैल्यू, यानी कि हाउ मच मनी विल ग्रो इन द फ्यूचर इफ इन्वेस्टेड टुडे, यानी कि अगर आज जितना इन्वेस्ट करा है तो वो फ्यूचर में जाकर कितना हो जाएगा। यानी कि 1100 रुपये यहाँ क्या हो गई, फ्यूचर वैल्यू हो गई। प्रेजेंट वैल्यू कि आपने आज कितना पैसा इन्वेस्ट करा था, 1000 रुपये क्या हो गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू। इंटरेस्ट रेट यानी कि वो रिटर्न या फिर गेन जो आपको इन्वेस्ट करने से मिल रहा है, यानी कि 10% क्या होगा यहाँ पर, इंटरेस्ट रेट। और कंपाउंडिंग का मतलब क्या होगा कि जब आप इंटरेस्ट कमाते हो इनिशियल अमाउंट पर भी और साथ साथ उसके अंदर इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ होता है, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमा रहा हो तो उस अमाउंट, उस चीज़, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंडिंग बोलेंगे। और डिस्काउंटिंग का मतलब ये होता है कि आज की वैल्यू का पता लगाना एक फ्यूचर अमाउंट की बेसिस पर डिस्काउंटिंग कहलाया जाता है। तो जब हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो सिंपल इंटरेस्ट के साथ, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। और जब हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, तो फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट और ऊपर पावर में आ जाएगा आपका टाइम। ठीक है, जितना साल है उतना उसका स्क्वायर निकाल देंगे, उसका क्यूब निकाल देंगे। जितने भी साल होंगे, 2 साल हो गए तो स्क्वायर, 3 साल हो गए तो क्यूब। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आप किस तरीके से अपनी कमाई को मैनेज करते हो, किस तरीके से अपने खर्चों को मैनेज करते हो प्लान्ड तरीके से। ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब यही होगा जब आप कंट्रोल करते हो अपने खर्च करने की हैबिट्स को, ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो और हमेशा कुछ ना कुछ सेव करते हो अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए। तो ये आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन को शो करता है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना ज़रूरी क्यों है, ताकि आपके जो खर्चे हैं वो आपके कंट्रोल के अंदर रहें। दूसरा, आप बेवजह के कर्जे के अंदर ना डूब जाओ और आप अपने जो भी आपके फाइनेंशियल गोल हैं वो आपके टाइम पर अचीव हो जाएं। उस वजह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है। आपको ये पीस ऑफ माइंड देता है और आपके स्ट्रेस को कम कर देता है। अब किस किस तरीके से हम अपने स्पेंडिंग को मैनेज कर सकते हैं और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बजट बनाओ, यानी कि जितनी भी आपकी इनकम है और जितने भी आपके खर्च हैं वो सारे सबकी लिस्ट बना लो और उस हिसाब से पैसा अपना खर्च करो। ठीक है, और दूसरा है ट्रैक एक्सपेंसेस, यानी कि जितने भी आपका डेली खर्चा हो रहा है या हफ्ते में कितना खर्चा हो रहा है या फिर महीने में कितना खर्चा हो रहा है, वो सारी चीज़ आप देखो और उस हिसाब से प्रायोरिटी बनाओ। सबसे पहले यानी कि अपनी नीड्स को पूरा करो, जो भी आपके खाने पे खर्चा है, रेंट पे खर्चा है, स्कूल की फ़ीस का खर्चा है, वो सारी चीज़ें पहले पूरी करो और बाद में अपनी वांट्स पूरी करो, यानी कि जो भी आपको लग्जरी आइटम चाहिए वो बाद में देखो। और अवॉइड करो इम्पल्स बाइंग, यानी कि बिना प्लानिंग के कोई चीज़ें ना खरीदो, पहले प्लान करो उसके बाद चीज़ें खरीदो। और फिर आता है फाइनेंशियल गोल सेट करो। पहले अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को अलग रखो। पहले जैसे कि आपका एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया, जैसे कि फ़ोन ख़रीदना है आपको, एक मीडियम टर्म गोल हो गया जैसे आपको ट्रिप पर जाना है, या फिर एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया जैसे एक घर खरीदना है। तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पहले से डिसाइड करो और अपनी बोरोइंग को कंट्रोल करो। ज़्यादा किसी से कर्जा नहीं लेना, ना ही ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का अननेसेसरीली यूज़ करना है। और एक इमरजेंसी फ़ंड बनाओ, यानी कि 3-6 महीने की जो है ना अपने लिविंग एक्सपेंस को उठा के रखो, ताकि उसका एक सेपरेट फंड बना के रखो ताकि वो पैसा भी आपका काम आए। और अपने बजट को रेगुलरली रिव्यू करते रहो। अगर आपको इनकम के अंदर कोई चेंज करना है, आपकी इनकम के अंदर कोई चेंज आना है या फिर एक्सपेंसेस के अंदर कोई चेंज आया, तो उस हिसाब से भी अपने बजट को आप लोग चेंज करते रहो। अब किस तरीके क्या क्या टूल्स हैं हमारे स्पेंडिंग मैनेजमेंट के, मोबाइल ऐप्स होते हैं बहुत सारे बजटिंग के, बैंक SMS अलर्ट आते हैं, एक्सपेंस ट्रैकर आते हैं, स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हो आप अपने प्लान बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सब थे टूल। तो यूनिट 1 होता है यहाँ पर ख़त्म। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट। अब बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बैंक होता क्या है? बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो लोगों के डिपॉजिट को लेती है, ठीक है ना, या लोगों के या फिर बिजनेसेस के, और साथ में उनको बहुत सारी ऑफ़र्स देती है, जैसे कि आप अपना पैसा सेव कर सकते हो, या फिर लोगों को लोन प्रोवाइड करती हैं, और या फिर जो लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक दूसरे को पैसा भेजना, वो बैंकिंग प्रोडक्ट के थ्रू हो सकता है। तो कॉमन बैंकिंग प्रोडक्ट हमारे क्या क्या हैं? सबसे पहले बैंक हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक सेविंग अकाउंट, यानी कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो सिंगल पर्सन है, उसका पैसा सेव करने के लिए सेविंग अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर जो भी आपका बैलेंस है, बैंक में पैसा डला हुआ
हुआ है उस पैसे के ऊपर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसके अंदर आप इजीली पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और इजीली पैसा निकाल भी सकते हो। सेकंड आता है आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ज़्यादातर जिन लोगों का बिज़नेस है वो लोग या फिर जो कंपनीज़ हैं वो लोग ज़्यादातर अपना ये करंट अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन लोगों को दिन के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन करनी होती है। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन करने के लिए करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बेसिकली इसके अंदर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता जैसा सेविंग अकाउंट के अंदर मिलता है। थर्ड आ गई आपकी एफडी यानी कि फ़िक्स डिपॉजिट। इसके अंदर फ़िक्स टाइम पीरियड जैसे कि 1 साल से लेकर 5 साल तक का इसके अंदर टाइम पीरियड होता है। आपको उस टाइम पीरियड तक पैसा इसके अंदर जमा करते रहना है और इसके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिलता है, सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलता है। और आप इसके अंदर क्या नाम है, मैच्योरिटी से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। और यदि आप पैसा निकालते हो मैच्योरिटी से पहले यानी 1 साल कंप्लीट होने से पहले या 5 साल कंप्लीट होने से पहले जितनी भी लिमिट थी, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, आपका पैसा काट कर आपको दिया जाएगा। फोर्थ आता है रिकरिंग डिपॉजिट जिसको आरडी भी बोलते हैं। इसके अंदर आप मंथली जो है अमाउंट डिपॉजिट करते हो एक चूजन पीरियड तक, और जब आपको डिसिप्लिन सेविंग करनी हो तब आप रिकरिंग डिपॉजिट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर गारंटीड आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न मिलता है। फिफ्थ आता है आपका लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक जो है अलग अलग टाइप के आपको लोन देते हैं। जैसे होम लोन दिया जाता है जब आप घर खरीदते हो या फिर जब आपको घर बनवाना हो उसके लिए होम लोन मिलता है। पर्सनल लोन जो मेडिकल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शादी के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर कोई सी भी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है। एजुकेशनल लोन जब आपको पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए हो उसके लिए बैंक एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करते हैं। व्हीकल लोन जब आपको गाड़ी खरीदनी हो उसके लिए व्हीकल लोन प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो लोन आपको मिलता है ये इसको आपको टाइम टू टाइम मतलब पे करना है। अगर नहीं करते तो मतलब आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। यानी कि वैसे तो नॉर्मल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट के साथ आपको इन लोगों को अपना लोन वापस करना होता है। फिर आता है ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। ये वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो अकाउंट होल्डर को ये मतलब कि वो कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है। यानी कि जो अपना अकाउंट बैलेंस है ना उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकता है। 500 रुपये हैं उसके बैंक अकाउंट में बट वो 700 रुपये विड्रॉ कर रहा है, तो ये होता है ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट। ये जो बिजनेसेस हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए इस ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज आती हैं। बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे कि म्यूचुअल फंड की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इसके अंदर आपको डीमैट अकाउंट की भी वो सुविधा प्रोवाइड करते हैं ताकि आप शेयर ट्रेडिंग कर सको बैंक के ही थ्रू। अब आता है डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। डिजिटलाइजेशन का मतलब ये है कि आज के टाइम में बैंकिंग सर्विसेज जो है बहुत ज़्यादा इजी हो गई हैं, फास्ट हो गई हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई हैं। जैसे कि डेबिट कार्ड आ गए, एटीएम कार्ड आ गए, ठीक है। ये आपके डायरेक्ट जो है कस्टमर के बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होते हैं। और जो मनी जो कटता है इसके अंदर डायरेक्टली जब आप एटीएम इस्तेमाल करोगे तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और एटीएम से आपके पास पैसा आ जाएगा। जब भी आपको शॉपिंग करनी हो, बिल्स पे करने हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी हो तब आप उन डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड आता है क्रेडिट कार्ड। ये बैंक इशू करते हैं जब वो अपने कस्टमर को अलाउ करते हैं कि वो हमसे उधार ले लें, यानी एक लिमिट तक जो है उधार देने के लिए बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। इसके अंदर जो भी आप उधार लेते हो उसकी पेमेंट आप बाद में कर सकते हो, ठीक है। जब बिलिंग साइकिल होती है तब आप उसकी पेमेंट कर सकते हो। इसके अंदर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो फुल पेमेंट पर किया जाता है ड्यू डेट के ऊपर, ठीक है। और ये इमरजेंसी इसके लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। और जब आपको ट्रेवल बुकिंग करनी हो या फिर ऑनलाइन कुछ चीज़ें खरीदनी हो तब क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको बहुत सारी ऑफ़र दी जाती हैं। फिर आता है नेट बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग। ये आपको अब बैंकिंग सर्विस का एक्सेस मिल गया 24/7। आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, उनके ऐप पे जाओ और कभी भी आपको बैंकिंग सर्विस मिल जाएंगी। आप कभी भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, कभी भी बिल की पेमेंट कर सकते हो, कभी भी एफडी अकाउंट खोल सकते हो, आरडी अकाउंट खोल सकते हो, अपना बैलेंस चेक कर सकते हो और अपने स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि 24/7 ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहती हैं और आपके टाइम को बचाती हैं। यूपीआई आ गया यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे बोलते हैं। ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि इंडिया के अंदर डेवलप किया गया है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंटली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके। इसके अंदर सिर्फ आपको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस चाहिए होता है, वीपीए चाहिए होता है, कोई अकाउंट की डिटेल्स नहीं चाहिए होती। ये ज़्यादातर बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं जैसे भीम, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम। ये सब कौन से ऐप हैं, हमारे यूपीआई ऐप हैं। डिजिटल वॉलेट्स आ गए। ये वो ऐप या फिर प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर आप अपना मनी लोड कर सकते हो ट्रांजैक्शन
करने के लिए, जैसे कि पेटीएम, अमेज़ॉन, मोबीक्विक, ये सारे हमारे डिजिटल वॉलेट हो गए। जब आपको मोबाइल रिचार्ज करना हो या फिर शॉपिंग करनी हो, टिकट की बुकिंग करनी हो, यूटिलिटी पेमेंट करनी हो, तब इन डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं सिक्योरिटी एंड प्रिकॉशन अगेंस्ट पोंजी स्कीम एंड ऑनलाइन फ्रॉड। पोंजी स्कीम एक ऐसी फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जो आपको मतलब प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करो, आपको कुछ रिस्क नहीं होगा और आपको रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। मतलब ये जो है पैसे का नए इन्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं पुराने इन्वेस्टर को पैसा चुकाने के लिए। और ये जो कंपनीज़ हैं इस टाइप की, ये बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाती हैं क्योंकि इन लोगों को ज़्यादातर नए इन्वेस्टर्स नहीं मिल पाते। वार्निंग साइंस इसके अंदर ये क्या क्या बोलते हैं आप लोगों से, ये बोलेंगे गारंटीड हाई रिटर्न की, मतलब पक्का पक्का आपको हाई रिटर्न देंगे, या फिर प्रेशर करेंगे आपको कि आप वापस हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो, और या फिर ये अपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखाते। तो इस टाइप के स्कैम क्या कहलाए जाते हैं, पोंजी स्कीम्स कहलाई जाती हैं। तो आपको प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो ये जो कंपनी है, जो चीज़ ऑफ़र कर रही है, क्या वो रजिस्टर्ड है सेबी के अंदर या फिर आरबीआई की किसी गाइडलाइन के अंदर। और जो कंपनीज ऐसे बोलती है ना कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो ऐसी स्कीम्स को जो है ना अवॉइड करो, ऐसी स्कीम्स को देखो ही मत, मतलब इग्नोर कर दो। और जब भी आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, उस जगह इन्वेस्ट करने से पहले जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसकी, वो सारी चीज़ें खुद पढ़ो एक बार, ठीक है, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करो। अब आते हैं ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड का मतलब होता है जब हम ईमेल्स के थ्रू या फिर मैसेजेस के थ्रू या फेक वेबसाइट के थ्रू जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो लोगों का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों का पैसा चुराने के लिए, उन लोगों का पर्सनल डेटा चुराने के लिए। इस चीज़ को बोला जाता है ऑनलाइन फ्रॉड। अब अलग अलग टाइप के कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रॉड हमारे क्या हो गए, सबसे पहला आता है फ़िशिंग। फ़िशिंग का मतलब होता है फेक ईमेल्स या फिर लिंक्स प्रोवाइड करना, जिसके अंदर मतलब जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक वगैरह करोगे, उस ईमेल को खोलोगे, तो आपकी बैंक की सारी डिटेल किसके पास चली जाएगी, उस फ्रॉडस्टर के पास चली जाएगी। और दूसरा आता है ओटीपी फ्रॉड। इसके अंदर क्रिमिनल जो है आपको फ़ोन करेगा और बोलेगा कि आप अपनी ओटीपी बताओ। जैसे ही आप ओटीपी बता दोगे तो उसको आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। फेक शॉपिंग या फिर बहुत सारे वेबसाइट या फिर ऐप्स होते हैं जो क्या नाम है इस ऑनलाइन फ्रॉड के अंदर शामिल होते हैं। बहुत सारे लॉटरी स्कैम होते हैं, प्राइज स्कैम्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे ऑनलाइन फ्रॉड्स का पार्ट होती हैं। तो आपको प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, कभी भी कोई भी इंसान आपसे ओटीपी मांगे, पिन नंबर मांगे या फिर पासवर्ड मांगे, तो कभी भी किसी के साथ ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है। और जब भी आप किसी भी बैंक अकाउंट या कुछ भी बनाओ, आप उसके अंदर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करते हो और उस पासवर्ड को रेगुलरली चेंज करते रहो। और अगर आपको कोई अननोन लिंक आ जाए व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, कभी भी उस लिंक पर क्लिक नहीं करो। जब भी कोई आपसे अनट्रस्टेड ऐप्स को डाउनलोड करने को बोले तो तब भी उन ऐप्स को डाउनलोड नहीं करो। ओनली ऑफिशियल ऐप्स का इस्तेमाल करो बैंकिंग करने के लिए या फिर पेमेंट्स करने के लिए। और एसएमएस को इनेबल कर लो या ईमेल अलर्ट्स को भी इनेबल कर लो आप सारी ट्रांजैक्शन करते टाइम। तो ये सारे प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। अब आता है आपका यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट। अब इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आप अपना पैसा जो है एसेट्स के अंदर लगा देते हो या फिर किसी स्कीम्स के अंदर लगा देते हो जो बाद में जाकर आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है, जब भी हमें अपनी वेल्थ ग्रो करनी हो, अपनी इनकम बढ़ानी हो या फिर अपने पैसा सेव करना हो फ्यूचर की नीड के लिए, जैसे कि आगे की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए, तो उस वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब इन्वेस्टमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये हमारे पैसे को ग्रो होने में टाइम टू टाइम मदद करती है, ठीक है ना, जिसको हम वेल्थ क्रिएशन भी बोलते हैं। और हमें इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जब हो जाती है, जब पैसे बढ़ जाते हैं चीज़ों पर, तो उस टाइम पर हमारी हेल्प करती है क्योंकि हमारा भी पैसा टाइम के साथ बढ़ता जा रहा होता है। और ये एक टाइप की हमारी रेगुलर इनकम जनरेट कर देती है क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है या फिर शेयर अगर ख़रीद रखे हैं तो डिविडेंड मिलता रहता है। तो एक टाइप की हमारी रेगुलर इनकम हमारी इन्वेस्टमेंट के थ्रू बन जाती है और हमारे फ्यूचर गोल्स को सपोर्ट करती है और एक तरीके से हम लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। अब अलग अलग टाइप की हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सबसे पहले आता है बैंक प्रोडक्ट, यानी कि जैसे कि आपकी एफडीज़ हो गई, फिक्स डिपॉजिट हो गई, इसके अंदर आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा बट
ये जो है सेफ़ होता है और इसके अंदर रिस्क भी कम होता है। दूसरा हो गया आपका रिकरिंग डिपॉजिट। इसके अंदर आप एक स्मॉल मंथली अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हो और एक फ़िक्स रिटर्न अमाउंट आपको सेट होती है, वो आपको मिलती रहेगी। दूसरी आती है हमारी पोस्ट ऑफिस स्कीम। सब पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के अंदर आती है सबसे पहले NSC, जिसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ये एक टाइप की सेफ इन्वेस्टमेंट है आप लोगों की। PPF होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है और इसके अंदर जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, यानी उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम आती है, ये उन लोगों के लिए होती है जो 60 साल से ज़्यादा के हैं, जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम होती है। थर्ड आता है आपका स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर आप क्या कर सकते हो, कंपनीज़ के शेयर खरीद सकते हो। इसके अंदर पोटेंशियल तो बहुत अच्छा होता है, बट साथ साथ रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है और इसके अंदर आपको पैसा लगाने के लिए कहीं पर भी मार्केट की नॉलेज चाहिए होती है। नेक्स्ट आता है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपका पूल ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर। ठीक है, एक टाइप का पूल होता है ये पैसे का। इसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर आते हैं और म्यूचुअल फंड्स को पैसा दे देते हैं और म्यूचुअल फंड्स के अंदर बैठे हुए होते हैं एक्सपर्ट, जो उस पैसे को मैनेज करते हैं और अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। अब अलग अलग टाइप के हमारे म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। एक होता है हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो एक्सपर्ट हैं, ये सारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है बट साथ साथ रिटर्न भी आपका बहुत ज़्यादा होता है। डेट म्यूचुअल फंड होता है, इसके अंदर जो है वो बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क कम होता है और रिटर्न भी क्या होता है, मॉडरेट होता है। और आप जो इसके अंदर स्मॉल अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो मंथली, उसको हम क्या बोलते हैं, SIP बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कुछ 500, 1000, 2000 जो भी आपने सेट कर रखा है वो अमाउंट कटती रहेगी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होती रहेगी। फिफ्थ आ गया गोल्ड। आप फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हो, जो सोने के पीसेस होते हैं, और गोल्ड ETFs भी होते हैं या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी होते हैं। आप इन सब में से कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से स्टोर ऑफ वैल्यू है आपकी और आपको इन्फ्लेशन के टाइम पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी ये चीज़। और रियल इस्टेट के अंदर आप पैसा लगा सकते हो, यानी कि प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या फिर उसको रेंट पे चढ़ा सकते हो या फिर प्रॉपर्टी बेचकर कैपिटल गेन कमा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रियल इस्टेट के अंदर आएंगी। बट रियल इस्टेट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए और ये नॉट वेरी लिक्विड नहीं होती, यानी इन प्रॉपर्टीज़ को बेचने में टाइम लग जाता है। बॉन्ड्स जो है गवर्नमेंट या फिर कंपनीज इशू करती है, इसके अंदर आपकी क्या होगी, एक फ़िक्स इनकम होगी और ये शेयर से ज़्यादा सेफ़ होती हैं। अब फैक्टर्स हमें क्या क्या देखने चाहिए पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहले देखना चाहिए रिस्क लेवल, कि जहाँ पर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस काम के अंदर कितना ज़्यादा रिस्क है। और दूसरी चीज़ देखेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, यानी कि इतना पैसा लगा रहे हैं, 5 लाख लगा रहे हैं तो कितना रिटर्न हमें मिल सकता है, 50,000 का, 1 लाख का कितना रिटर्न हमें मिल सकता है टाइम पीरियड। और ये जो हमें 50,000 का मान लो रिटर्न मिल रहा है वो 1 साल बाद मिल रहा है, 2 साल बाद मिल रहा है, 6 महीने बाद मिल रहा है, 5 साल बाद मिल रहा है। टाइम पीरियड भी देखें और लिक्विडिटी भी देखें, यानी कि जहाँ पर भी आपने पैसा इन्वेस्ट करा है उस पैसे को आप कैश के अंदर कितने इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे रियल इस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लिक्विड करना अपने पैसे को। ठीक है कि आप उसको कैश में कन्वर्ट कर लो, बट जो शेयर्स हैं उसके अंदर आप हैंड टू हैंड 1 आध दिन के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो लिक्विडिटी भी आप चेक कर सकते हैं। और टैक्स बेनिफिट की आपको टैक्स कहाँ सेव हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना होता है और कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल टैक्स नहीं पे करना होता। तो आप टैक्स बेनिफिट्स का भी ध्यान रखें पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। और आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स का भी ध्यान रखें कि क्या चीज़ है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है, अब इंश्योरेंस प्लानिंग, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंक्लूडिंग मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। सबसे पहले आता है इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर हमें जैसे अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं कुछ, तो उसके अगेंस्ट में जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे वही चीज़ हमारी क्या कहलाई जाती है, इंश्योरेंस कहलाई जाती है। इसके लिए हम जो एक फ़िक्स अमाउंट जो है भरते रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। और उसके रिटर्न के अंदर जो है कंपनी हमें ये प्रॉमिस करती है कि अगर हमें कुछ लॉस हुआ, कुछ उसके अंदर कंडीशन जो है लिखी हुई होती हैं, अगर इन कंडीशंस के अंदर अगर आपको लॉस होता है तो कंपनी जो है उस पूरे लॉस के बदले में आपको कंपनसेट करेगी। तो सबसे पहले आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मेन पर्पज़ यही होता है कि हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारी
फैमिली को, अगर आप मर जाते हो अनएक्सपेक्टेडली, तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस किया जाता है। अब अलग अलग टाइप्स के आपके इंश्योरेंस होते हैं। सबसे पहले आ गया टर्म इंश्योरेंस। ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। इसके अंदर आपको एक फ़िक्स सम देना पड़ेगा, और जैसे ही अगर इंश्योर्ड पर्सन मर गया पॉलिसी पीरियड के अंदर तो जो कंपनी है वो उसके बदले में उनकी फैमिली को पैसा दे देगी। बट इसके अंदर कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होते, ये तभी मिलेगा जब आपकी डेथ हुई, अदरवाइज़ आपको ये टर्म इंश्योरेंस कभी नहीं मिलेगा। एंडोमेंट प्लान होता है। एंडोमेंट प्लान के अंदर आपकी इंश्योरेंस तो होता ही होता है, प्लस सेविंग्स भी आपकी एंडोमेंट प्लान के अंदर इंक्लूड होती हैं। इसके अंदर आपको कभी भी पैसा मिल सकता है, या तो अगर डेथ पहले हो गई तो डेथ पर पैसा मिल जाएगा, या फिर मैच्योरिटी की डेट पहले आ गई तो मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिल जाएगा। यानी दोनों चीज़ों में से जो भी चीज़ पहले हुई उस पर आपको पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये इसके अंदर इंश्योरेंस होता है, प्लस साथ साथ सेविंग नहीं होती। अब की बात सेविंग की जगह क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। इसके अंदर जो कुछ पार्ट जो होता है प्रीमियम का, आधा पार्ट तो देखो उसके अंदर चले जाता है इंश्योरेंस के अंदर, और आधा पार्ट इसके अंदर वो जो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं वो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर्स मार्केट के अंदर। फोर्थ आता है होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आप जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके एंटायर लाइफ कवर हो जाएगी, बट इसके अंदर प्रीमियम बहुत ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, और बट इसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं। अब बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के? सबसे पहले तो आपके दिमाग को शांति रहेगी और आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी कि अगर मेरी डेथ हो गई तो मेरे बाद मेरी फैमिली के लिए यहाँ से पैसा आ जाएगा, और ये आपको टैक्स बचाने में मदद करती है। आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करके अंडर सेक्शन 80C आप अपना टैक्स डिडक्ट करा सकते हो, और ये आपको डिपेंडेंट मतलब जो भी आपके डिपेंडेंट हैं आपकी डेथ के बाद, जो भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी पॉलिसी होल्डर के फैमिली मेम्बर हैं, उनको ये सपोर्ट करती है, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उस इंसान की डेथ के बाद। अब नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो कि जनरल इंश्योरेंस होते हैं, ये हम इनका मेन पर्पज़ ये होता है कि हमें लॉसेस से बचाएं, ठीक है। डेथ के अलावा जितने भी लॉसेस हो गए, जैसे हेल्थ इश्यूज़ हो गए या फिर एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, चोरी हो गई, इन सब चीज़ों से हमें बचाने के लिए क्या होता है, हमारे नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिनको हम जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं, वो किए जाते हैं। अब अलग अलग टाइप्स के हो गए। सबसे पहला आता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस या फिर मेडिकल इंश्योरेंस भी जिसे कह सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हमारी सारी चीज़ें कवर होंगी, जैसे हॉस्पिटल के बिल, सर्जरी की चार्जेस, डॉक्टर के विजिट के चार्जेस, दवाइयाँ कितने की आई, ये सारी चीज़ें हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर कवर की जाएंगी। और इसके अंदर दोनों टाइप के हम प्लान ले सकते हैं। हम इंडिविजुअल सिर्फ अपने लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस करा सकते हैं, और फैमिली फ्लोटर प्लान यानी अपनी पूरी फैमिली के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं। और पॉपुलर गवर्नमेंट स्कीम इसके अंदर क्या क्या आती है, आयुष्मान भारत PMJ जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो पब्लिक या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है गरीब फैमिलीज़ को, पुअर फैमिलीज़ को। ECIC होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। इसके अंदर मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं ना लो इनकम ग्रुप के, उन लोगों को ESIC के अंदर मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकंड आता है मोटर इंश्योरेंस। ये हर गाड़ी के लिए आज के टाइम पर हर व्हीकल के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके अंदर जो भी आपकी गाड़ी को व्हीकल को डैमेज पहुंचता है, ठीक है, थर्ड पार्ट लाइबिलिटी, और तो उसके बदले में जो है क्या करेंगे, कंपनी आपको कंपनसेट करती है मोटर इंश्योरेंस। फिर थर्ड आता है आपका होम इंश्योरेंस। अगर आपके घर को कुछ नुकसान पहुंचता है, आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो उसके लिए क्या होता है, होम इंश्योरेंस किया जाता है। ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पर, ठीक है ना, और उस टाइम पर आपको जो भी रिस्क हो गया, जैसे कि आपका लगेज खो गया, आपका पासपोर्ट खो गया, आपकी फ़्लाइट डिले हो गई, मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई आपको, तो उससे आपका जो भी नुकसान हुआ उस नुकसान को कंपनसेट कौन करता है, हमारे ट्रैवल इंश्योरेंस वाले कंपनसेट करते हैं। तो इंश्योरेंस प्लानिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, कि आपको एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इमरजेंसीज़ के टाइम पर आपको सेव रखने के लिए ये जो हमारी इंश्योरेंस प्लानिंग होती है हमें प्रोटेक्ट रखती है। हमको हमारे स्ट्रेस कम होगा और हम पर ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ेगा, और बहुत सारे टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। हम अपना टैक्स डिडक्ट करा सकते हैं, और पीस ऑफ माइंड रहेगा, दिमाग को शांति रहेगी, और लॉन्ग टर्म के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड हो जाएगी। अब यूनिट 4 पर्सनल टैक्स, जो कि आपका लास्ट यूनिट है इस सब्जेक्ट का, करते हैं इसको भी स्टार्ट। तो अब इंट्रोडक्शन क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन टू बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर
इन इंडिया फॉर पर्सनल टैक्सेशन। सबसे पहले समझते हैं इनकम टैक्स होता क्या है। इनकम टैक्स वो डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि इंडिविजुअल्स अपनी इनकम के ऊपर सरकार को देते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। यानी मैं जितना पैसा कमा रहा हूँ उस पैसे पर, उस इनकम पर जो मैं एक साल के अंदर सरकार को डायरेक्ट टैक्स भर रहा हूँ, वही टैक्स इनकम टैक्स कहलाया जाएगा। और इसको कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कलेक्ट करती है। और इस कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग इसको संभाला जाता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग इसको देखा जाता है। अब पर्सनल इनकम टैक्स कौन कौन पे करता है? इंडिविजुअल्स, कोई भी इंसान पे कर सकते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज़ भी कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं यानी जिनके खुद के काम होते हैं वो लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। जो बिज़नेस कर रहे हैं वो लोग भी करते हैं, और जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर, लॉयर्स वगैरह, ये लोग भी पर्सनल इनकम टैक्स पे करते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर्स वो होता है जिस साल के अंदर आपने इनकम कमाई, जैसे कि 2024-25 था, पिछला साल था, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आपने इनकम कमाई ना पिछले साल के अंदर, जो भी इनकम कमाई वो कहलाया जाएगा फाइनेंशियल ईयर, और ठीक है। और असेसमेंट ईयर वो होता है जिसके अंदर जो है जिसके अंदर आप अपनी इनकम असेस करोगे और टैक्स पे करोगे। यानी जितना भी आपने पिछले साल कमाया था 2024-25 के अंदर, उसका टैक्स तो आप अब पे करोगे ना 2025-26 के अंदर। तो 2025-26 क्या होगा? असेसमेंट ईयर, ठीक है ना। और इनकम जब कमाई गई थी पिछले साल 2024-25 में, वो क्या हो गया आपका? फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर वो जिसमें आप इनकम कमाओ, असेसमेंट ईयर वो जिसमें आप टैक्स पे करो। अब अलग अलग टाइप की आपकी इनकम्स हो सकती हैं। मेनली 6 टैक्सेबल हेड्स होते हैं, इसके अंदर 5 सॉरी। सबसे पहला आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो भी आपने सैलरी कमाई उससे जो भी आपकी इनकम हुई वो इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, घर है आपका कहीं, उससे जो भी आप पैसा कमा रहे हो वो इस रेंट वगैरह से, वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड आता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या तो आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर आप कोई प्रोफेशन हो, टीचर हो, आप डॉक्टर हो, तो उससे जो भी आप पैसा कमा रहे हो वो इंक्लूड होगा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कैपिटल गेन, जब भी आपने अपने शेयर्स बेचे, प्रॉपर्टी बेची, तो उससे जो भी फ़ायदा हुआ, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ वो आएगा आपका कैपिटल गेंस के अंदर। और फिर फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इनके अलावा जितनी भी इनकम आपने करी, भले से कहीं से इंटरेस्ट कमाया हो, लॉटरी जीती हो, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएंगी, ठीक है। अब इनकम टैक्स स्लैब्स क्या दे रखे हैं अंडर न्यू रिजीम, जो कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 नए रिजीम के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स स्लैब्स क्या होते हैं? इनकम टैक्स स्लैब्स यानी कि आपको कितनी इनकम पे करनी है। तो अगर आपकी 3 लाख तक इनकम है तो आपको तो कोई टैक्स नहीं पे करना। और अगर 3 लाख 1 से लेकर 6 लाख तक की इनकम है आपकी, तो आपको कितना टैक्स पे करना है? 5% जितना भी आप कमा रहे हो। 6 लाख से लेकर 9 लाख तक है तो 10% करना है। 9 लाख से लेकर 12 लाख तक है तो 15% करना है। 12 लाख से लेकर 15 लाख तक है तो 20% करना है। और 15 लाख से ऊपर है तो 30% करना है। और ये जो टैक्स रेट हैं ये ओल्ड रिजीम के अंदर अलग हैं। ये जो मैंने समझाया आपको ये न्यू रिजीम वाले हैं, ठीक है ना। बट ओल्ड रिजीम के अंदर ये टैक्स रेट अलग हैं, बट क्योंकि उसके अंदर साथ साथ बहुत सारी डिडक्शंस भी इंक्लूड हैं और साथ साथ बहुत सारी एग्जाम्पशंस भी इंक्लूड हैं। जो टैक्स पेयर है, अब ये उसके ऊपर बात होती है, वो टैक्स पे करने के लिए कोई सा भी दोनों में से रिजीम चुन सकते हैं, ओल्ड रिजीम भी, न्यू रिजीम भी। आपके पास दोनों के ऑप्शन होता है, आप दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। अब एस्पेक्ट क्या होता है हमारे पर्सनल टैक्स प्लानिंग के? तो टैक्स प्लानिंग होती क्या है? टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है जब आप लीगल मेथड का इस्तेमाल करते हो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए और अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए, यही चीज़ कहलाई जाती है आपकी टैक्स प्लानिंग। अब की एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं हमारे पर्सनल टैक्स प्लानिंग के? सबसे पहले तो आप अपने इनकम सोर्स को समझो, यानी कि आप पैसे कैसे कमा रहे हो। आपको सैलरी मिलती है या फिर आपके पास रेंट आता है या फिर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ से पैसा आता है आपको, या फिर बिज़नेस चल रहा है आपका। तो पहले तो अपने सारे देखोगी कहाँ कहाँ से आपको इनकम मिल रही है, फिर आप उसके हिसाब से अपना टैक्स रिजीम डिसाइड करोगी, ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग भरूँ या फिर न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग भरूँ, ठीक है ना। ओल्ड रिजीम के अंदर जो है आपको क्या फ़ायदा है, आपको डिडक्शंस बहुत सारी मिलती हैं, ठीक है। और न्यू रिजीम के अंदर ये फ़ायदा है कि आपको लोअर रेट्स पे टैक्स पे करना होता है, बट इसके अंदर ऊपर वाले से यानी ओल्ड रिजीम से डिडक्शंस कम होती हैं।
फिर उसके बाद आपने जो भी चूज़ करो उसके बाद आप एग्जाम्पशन और डिडक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। आप बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जैसे सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, सेक्शन 24 सब सेक्शन B। तो इनके अंदर जो भी बेनिफिट्स मिले आप उनके लिए अपने आप को अप्लाई कर दो। और जितने भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे इंश्योरेंस वगैरह, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करो ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको कम टैक्स पे करना पड़े। फिर आप अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखो, सारी चीज़ों की तैयारी, यानी सैलरी की स्लिप या फिर रेंट जो रिसीव करो उसकी स्लिप, इन्वेस्टमेंट के प्रूफ, वो सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखो। और जब भी टाइम आए उसका रिटर्न्स फाइल करो, ठीक है। लेट फाइलिंग से बचो, ठीक है। अगर आप अपना इनकम टैक्स लेट फाइल करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगती है और इंटरेस्ट भी लगाया जाता है, ठीक है। तो लेट फाइलिंग से आप बचें और अपना जो इन्वेस्टमेंट है वाइजली प्लान करें, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान चुनें, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान होता है ना उसके अंदर आपका टैक्स भी बहुत ज़्यादा बचता है शॉर्ट टर्म के कंपैरिजन में। तो एग्जाम्पशन और डिडक्शंस क्या क्या हैं इंडिविजुअल्स के लिए? तो कॉमन एग्जाम्पशंस, ठीक है, जो कि टैक्सेबल इनकम के अंदर इंक्लूडेड नहीं होती, वो क्या क्या है? आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, यानी कि ये पार्ट ऑफ सैलरी होता है। ये इसके ऊपर जो है एग्जाम्प्ट इफ़ यू पे रेंट, अगर आप रेंट पे करते हो तो आपको हाउस रेंट अलाउंस पर टैक्स नहीं देना। लीव ट्रैवल अलाउंस जो मिलता है, यानी कि जो ट्रैवल एक्सपेंस मिलता है जब आप छुट्टी पर जाते हो, जब आप इंडिया के अंदर रहते ये याद रखें, जब भी आप घूमने जाते हो बट इंडिया के अंदर ही घूमने जाते हो, तो आपको आपकी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है? लीव ट्रैवल अलाउंस। तो इस चीज़ पर भी आपको कोई मतलब टैक्स नहीं पे करना। ये जो है आप अलाउड ट्वाइस इन 4 ईयर्स, यानी कि ये आपको चार साल के अंदर आप 2 बार ये चीज़ कर सकते हो कि LTA पर आप टैक्स नहीं पे कर रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि जो सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं उनके डायरेक्ट 50,000 रुपये की डिडक्शन सीधी हो जाती है, ठीक है। अब कॉमन डिडक्शंस क्या क्या है हमारा अंडर चैप्टर 6A के अकॉर्डिंग? सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 80C, जिसकी लिमिट होती है आपकी 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। अगर 1.5 लाख तक का आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, PPF है, ELSS है यानी कि कोई लिंक सेविंग स्कीम है, ट्यूशन फ़ीस है आपके चिल्ड्रन की, NSC है 5 साल की या फिर FD है, तो इस चीज़ पर भी आपको अगर 1.5 लाख रुपए तक की है तो कोई टैक्स नहीं पे करना, आपको डिडक्टेड हो जाएगा आपका ये। और सेक्शन 80D है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम करा रखा है या तो आपने अपने आप के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए, इसकी लिमिट है कि 25,000 तक का, ठीक है ना, सिर्फ 25,000 तक की लिमिट है इसकी। तो अगर आप 25,000 तक आपको ऑफ मिलेगा, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। और अगर आप सीनियर सिटीज़न हो तो 50,000 तक का आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। सेक्शन नंबर 24 सब सेक्शन B आता है, जो होम लोन पर इंटरेस्ट आप पे करते हो उस पर आपको मतलब कुछ नहीं पे करना होता, ठीक है, टैक्स वगैरह 2 लाख रुपए तक, ठीक है, इसकी ये लिमिट होती है। सेक्शन 80G आता है, जब भी आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के अंदर डोनेट करते हो या तो फुली या फिर पार्शियली, ये डिडक्ट हो जाता है, यानी आपकी अमाउंट ये कम हो जाती है, या तो पूरी कम हो जाएगी या फिर आधी कम हो जाएगी, जैसा भी मतलब जहाँ पर भी आपने चैरिटी में दिया है उस चैरिटी के हिसाब से आपकी ये जो है डिडक्ट कर दी जाती है। अब सेक्शन 80TTA आता है, ये इसके अंदर आता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, ठीक है, जो भी आपका सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट बनता है 10,000 तक का, जो कि नॉन सीनियर सिटीज़न के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए नहीं है, ठीक है ना। जो भी सेविंग अकाउंट है आपका 10,000 तक का, उसके ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, 10,000 रुपये तक, उसके ऊपर भी आपको कोई नहीं पे करना है इनकम टैक्स वगैरह। E फाइलिंग क्या आती है? अब E फाइलिंग की फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। तो होती क्या ई फाइलिंग हमारा पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR जो है ऑनलाइन भरते हैं। जो गवर्नमेंट है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू वही चीज़ कहलाई जाती है हमारी ई फाइलिंग। अब स्टेप्स क्या क्या है ई फाइलिंग के? सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे जो कि है ये https://www.incometax.gov.in इनके ऊपर जाएंगे और रजिस्टर करेंगे और लॉगिन करेंगे, यानी अपने पैन कार्ड नंबर वगैरह के डिटेल डालेंगे और अपना पासवर्ड वगैरह डालेंगे और ITR फॉर्म भरेंगे। ITR इसके अंदर अब अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ITR 1 जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो लोग सैलरी कमाते हैं, ठीक है ना, और जिनकी इनकम 50 लाख तक की है उनके लिए होता है ITR 1। और ITR 2, 3, 4 ये सब लोगों के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो जिसके अंदर भी आप अप्लाई करते हो उस फॉर्म को आप चुनो, ठीक है, और उसी को फिल करो।
और उसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स केयरफुली भरो, यानी कि सैलरी कितना कमा रहा हो, सेविंग पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, डिडक्शन कितनी मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान से भरो। और लास्ट के अंदर वेरीफाई करो फॉर्म को अपने, यानी कि सबमिट कर दो। और उसके बाद वो आपको OTP देंगे, ठीक है ना। जो भी आपका आधार बेस्ड ई-वेरिफिकेशन होगा, आधार कार्ड पर जो आपका फ़ोन नंबर होगा उस फ़ोन नंबर पर OTP जाएगी, आप वो चीज़ वहाँ पर डाल दो। और लास्ट के अंदर जब आप पैसे वगैरह सब सबमिट कर दो तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको मिलेगी, यानी कि आप ITR 5 जिसको हम एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड भी बोलते हैं वो डाउनलोड कर लो, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि आपने टैक्स पे कर दिया। तो अब बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ई फाइलिंग के, ये आप बहुत जल्दी से टैक्स फाइल कर सकते हो। और पेपरलेस प्रोसेस है, कुछ पेपर पर काम नहीं करना, बहुत ज़्यादा सिक्योर प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा सेफ प्रोसेस है, आपका टाइम भी बचाता है और आपके एफर्ट्स भी बचाते हैं। और जो है रिफ़ंड जो है आपको बहुत जल्दी मिल जाता है अगर आपके कुछ रिफ़ंड्स वगैरह होते हैं। और ये आप कहीं पर भी बैठकर, घर पर बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, कहीं पर भी बैठकर ई फाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इतने लास्ट तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइएगा। और जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फॉर द ₹99 ओनली आप लोग हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। और अब जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, ठीक है। आप लोगों के लिए वो वीडियो रेडी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।